नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहे बड़े मुद्दों का असर देश की राजनीति पर होता है। और ऐसे ही एक खास मेहमान हमारे साथ हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति को बड़ी करीबी से ऑब्जर्व करते हैं और उस पर बड़ी गहरी पकड़ भी रखते हैं। सुरेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ हैं जो कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य हैं और सभापति हैं संसदीय अध्ययन समिति के। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद विशाल भाई, सभी को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आज अवसर मिला है आपके साथ बात करने का। मैंने शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुद्दे ऐसे होते हैं जो पूरे देश पर असर डालते हैं और जब देश में किसी को राज करना होता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीटें जीतने के बारे में वो विचार करता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से योगी जी सत्ता में बैठे हैं। ऐसा क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको नजर आता है जो उनकी पकड़ को और ज्यादा मजबूत किए जा रहा है? और अब 2027 का विधानसभा चुनाव भी सामने है। ऐसा क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में जिसे लेकर यह सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और आदरणीय चूँकि देवपुत्र नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री और हिंदुत्व सम्राट के हमारे जो पुरोधा हैं आदरणीय योगी जी, निश्चित तौर पर 2014 से अब तक, आज 2017 से अब तक भारत में भी और उत्तर प्रदेश में इतने बदलाव आए हैं कि कल्पना से परे है, कोई चिंता नहीं कर सकता है इतना। आज जिस तरीके से विकास के पूरी तरीके से बहार से आ गई है, बाढ़ से आ गई है विकास का, उन गरीबों तक जो उनकी व्यवस्था है, मूलभूत आवश्यकता है, वो वहाँ पहुँचाने का काम देवपुत्र नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास से जोड़ लीजिए, चाहे उज्ज्वला गैस से जोड़ लीजिए, चाहे शौचालय से जोड़ लीजिए, चाहे मुद्रा बैंक से जोड़ लीजिए, चाहे 5-5 लाख स्वास्थ्य बीमा के जोड़ लीजिए, और चाहे चौड़ी चौड़ी सड़कें जोड़ लीजिए, टनल योजना जोड़ लो, चाहे अयोध्या जोड़ लो, चाहे अभी कुंभ हुआ इसको जोड़ लो, तमाम चीज़ें हैं ये सनातन धर्म के लिए भी और आम जनमानस के, जो भारत में निवास करने वाले हर वर्ग जात धर्म के लिए अगर यह काम कर रही है तो मोदी जी। और उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ सबसे जो इन्होंने काम अभी हमारी सरकार ने किया है अपराध पर। पहले अपराधियों की यह चिंता रहती थी, बिल्कुल यह चिंता नहीं रहती थी कि हम हत्या कत्ल करके हम जेल चले जाएंगे, फिर वो आते थे तो फिर उनके मन में भाव रहता कि मैं अपना बदला लूँगा। मगर महाराज जी का ऐसा बुलडोजर चला, आज उत्तर प्रदेश में पूरे अपराधी बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। उनको ये डर समाया है कि मेरा इनकाउंटर तो होगा, मैं जेल भी गया, मगर हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग 60-70 साल के मकान बने हुए या बुजुर्ग हैं वो कैसे रहेंगे। तो महाराज जी के बुलडोजर जब चला तो आम जो गरीब जनमानस है जिसके मांग के सिंदूर उजाड़ने का काम किए, जब ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे समान वर्ग हो, चाहे जिस जाति बिरादर को, निश्चित तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी सरकार के साथ खड़ी है। ये तो योगी जी के राजनीति का स्टाइल और उनके राजनीति का ब्रांड हुआ। जरा हमारे दर्शकों को यह बताइए कि सुरेंद्र चौधरी के राजनीति का स्टाइल और उनके राजनीति का ब्रांड क्या है, उनकी यूएसपी क्या है, क्यों वो जाने जाते हैं? देखिए, हम तो भाई बहुत गरीब घर से आए हुए हैं, क्योंकि हमारी जात भी है, धोबी समाज में जन्मा हूँ और हमारे बाबा थे, घेराव नाम था उनका, हमारे पिताजी थे श्री द्वारका प्रसाद जी। हम लोग पहले कपड़ा धुलते थे और फिर मैं 95-96 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया। फिर वहाँ से जो है तमाम लोगों को बोर्ड में नाम लिखा रहता था, फलाने फलाने। तो हमारा भी मन में बात आया कि यार हमको भी नेतागिरी करना है, नाम लिख जाता। और नाम लिखने के लिए मैं तीसरे मेरिट पर था भाई। तो कुछ लोग जानने वाले थे, हमने कहा नाम वहाँ लिख जाता, तो कहा वहाँ पर नाम कहाँ लिख पाएगा, विश्वास नड़े SMP देख लो। तो हमने कहा नहीं भाई, हम तो लिखवाएंगे यूनिवर्सिटी में। तो 365 नंबर मिला था, तो तीसरे लाइन में खड़े थे भाई, मेरिट पर हुआ, वहाँ पे मेरिट होता था पहले, तो मेरा एडमिशन हो गया। तो BA की शुरुआत वहीं की है, तो मैं राजनीति भी शुरुआत वहीं से कर दिया। तो वहाँ पे तमाम समाजवादी छात्र सभा, ABVP, तमाम संगठन लोग अपना बल बनाए रखते थे। तो मेरे मन में एक भाव आया, मैं भी वहाँ पे बहुजन छात्र सभा मैंने बना लिया और वहीं से मैंने शुरू किया। हमारे संगठन से लोग अध्यक्ष भी हुए, मैं महामंत्री के चुनाव लड़ता था।
ये करते करते बात आई 2000, मैंने एक बार मतलब कि रेलवे में नौकरी पाया था प्राइमरी में, उसको मैंने छोड़ा था। इंटर कॉलेज में अध्यापक हुआ 2005 में। तो 5 साल हमको हमारे प्रबंधक जी थे, हमको ज्वाइन नहीं कराए थे विद्यालय में, पढ़ने नहीं दिया जा रहा, मतलब पढ़ाने नहीं दिया जा रहा था, कोर्ट चले गए थे। तो हम फिर 2000 अंतिम चुनाव महामंत्री के लिए थे, तो हमारा पोस्टर फाड़ के जज सामने रखे थे। तो उनका वकील कहा देखो अभी चुनाव भी लड़ रहा है, तो कहा जब उससे नहीं तुम पढ़वाओगे तो चुनाव नहीं लड़ेगी तो क्या करेगा। तो यथावत कर दिया, हमको वेतन ऑफिस से मिलता रहा। फिर हमने 2000 सम्मान सीट पे एक विधायक जी थे, मैं उनके पास चला गया था हैंडपंप के लिए, ऐसा कुछ किसी के पैरवी में चला गया था। तो उन्होंने कहा अरे इतना आसान हैंडपंप नहीं मिल जाता है। तो हमने कहा मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मुस्लिम थे तो मैं सम्मान सीट से चुनाव लड़ गया निर्दलीय। फिर हमने 12 भी चुनाव लड़ा। फिर होते करते फिर हमको टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी 2017 में। मैं अपना बहुत कहानी कर बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि छात्र जीवन वाला जो आपने पूछा ना, मैं बर्तन मांज के हॉस्टल में रहकर बहुत संघर्ष किया था, एक टाइम भोजन नहीं करता था। मगर हमने देखा जब से भारतीय जनता पार्टी में हमने आया, निश्चित तौर पर इस समाज का पूरे आज़ादी के बाद, एक हमारे थे सांसद चौधरी चुन्नीलाल जी को राज्यसभा बनाया गया था इस समाज को, यह अनुसूचित जाति धोबी समाज के बेटे को विधान परिषद में पहुंचाने का काम किया था। चाहे कांग्रेस रहा हो, मान लो शपथ कभी केंद्र में रही नहीं है, मगर कभी भी प्रदेश में भी रहकर ये इस जात को कभी न नॉमिनेटेड या वैसे भी कभी विधान परिषद पहुंचाने का काम नहीं किया था। आपको लगता है अनुसूचित जाति से आने वाले कैंडिडेट्स का राजनीति में भविष्य उज्जवल है और बीजेपी उन्हें ऐसे मौके देती है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। बहन कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे? और वो लक्ष्मणाचार्य जी हमारे राज्यपाल हैं, हम देखो विधान परिषद हैं। हाँ, भविष्यवाणी बिल्कुल है। मैं अभी हमारे यहाँ 27 घंटे का सदन चला था, हमारी भी ड्यूटी लगी थी 3 से 6, मगर ये था कि भाई 3 से 6 ड्यूटी है, मगर रहना है सबको। तो हम लोग थे, वहाँ भी मन में भाव आया कि जो देव पुरुष नरेंद्र मोदी का विकसित जो सपना है, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, निश्चित तौर पर हम लोगों को लगा कि अगर 2047 तक हम लोगों को अवसर मिला, या ये मेरे मन में रहता है हमेशा कि भारत का प्रधानमंत्री भी अनुसूचित वर्ग का होगा, और आने वाले दिन में 2047 तक कहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी अनुसूचित वर्ग का होगा। यह संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी के साथ संभव है। बिल्कुल। तो विपक्ष तो कहता है कि ना SC ST ना OBC किसी को उचित सम्मान मिलता ही नहीं है, अपमानित किया जाता है। अरे भाई देखिए, जैसे अन्य पार्टियां हैं वो हमको गिनाए ना कि किसको हमने आज तक सम्मान दिया है। परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं। अगर कांग्रेस में देखा जाए तो राजू की बात कौन हुआ, सोनिया की बात कौन होगा। आप समाजवादी पार्टी में देख लो, आदरणीय मुलायम सिंह जाने की बात कौन है, आदरणीय अखिलेश यादव जी। बसपा में देख लीजिए, मायावती की बात कौन उत्तराधिकारी बन रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पिता की या बाप की पार्टी है, वो सबके पिता की पार्टी। उसमें जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, निश्चित तौर पर वो देश के शीर्ष स्थान पर उसको मिलेगा। यह संभव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे कुछ बड़े मुद्दों की बात करते हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त छाए हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी ने ऐसी सेटिंग कर ली है कि वोट चोरी कर लेते हैं। अब देखिए उनका मुद्दा क्या है, वो तो हमेशा झूठ बोलने का ठेका ही लिए हैं पूरी तरीके से। और उनका भाई घोटाले से अगर शुरू करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। वो अपना गिरा बांध झाँके, ये मोदी जी का नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें वोट चोरी की जो बात करें, उन्होंने बड़े बड़े टनल, बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े हाईवे, गरीबों का अन्न, 5-5 लाख कोरोना जैसे महामारी में मुफ्त की इलाज, मुफ्त की दवा, 70 साल के बाद तक प्रधानमंत्री आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास से लेकर तमाम चीज़ उन्होंने गवर्नमेंट मतलब पूरे जनता को समर्पित किया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाए के तुम्हें नौकरी में परेशान, एक नौकरी करके लोग 5500 आदमी 100 आदमी का आप रोजगार दे रहे हो, यही वोट चोरी है। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश में हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहती, यही वो बताएंगे वोट चोरी है। तो जनता उनके साथ है। ये जीते तो वोट चोरी नहीं हुआ, ये हारे जहाँ जहाँ तो वोट चोरी हो गया। ये जीत गए तो नहीं बताते हैं कि हमने क्या किया। ये भी कई बार सत्ता में रहे हैं। तब अभी तो इन लोगों को कचरा साफ करने में कुछ समय लग रहा है। ये 2047 तक न सपा, न बसपा, न कांग्रेस ये कहीं पनपने वाली नहीं है। हमारे साथ पूरी जनता है।
संगठन के साथ है, सरकार के साथ है। बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर हुआ, वोटर वेरिफिकेशन हुआ, करीब 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। फिर विपक्ष ने कहा कि देखिए साहब, ये भी वोट चोरी करने का दूसरा तरीका है, ये एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काट दे रहे हैं वोटर लिस्ट से। मजे की बात है विशाल जी, मैं क्या बताऊं, आप ये बताइए, जो वहाँ पर रहता ही ना हो, इन लोगों का कहना है कि हम मतलब कि वोट काट दे रहे हैं, निकाल दिया जा रहा है। कई पीढ़ी के लोग खत्म हो गए हैं, तब भी वोट पड़ रहे हैं। अब रोड पे जितनी दुकानें हैं, किसी मकान का नंबर 0 होता है क्या? किसी के मकान का नंबर तो 0 होता नहीं। तो 0 मकान दिखा के आप उसको मतदाता बना रहे हो। फर्जी तरीके से इनका मतदान या फर्जी तरीके से मतदान कराते थे, अब फर्जी नामों से कराते थे, अब उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। जो सही होगा होगा, जो गलत है तो काटे ही जाएंगे। जब कोई है ही नहीं है तो क्या मकबरा से या वहाँ मजार से आके या उसमें आप जो गाड़े रहते हैं उसमें से आ जाएंगे कि हम वोट देने जा रहे हैं, जिसका कोई पता ही जाता नहीं कई पीढ़ियों को, वो मतदान कहाँ से दे सकता है। एक चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हुई, सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी बड़ी खामियां थी, गड़बड़ियां हो गई, आपने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया, सीज फायर करना नहीं चाहिए था, अमेरिका के दबाव में आ गए मोदी जी। आपको ऐसा लगता है? देखिए, इनको लगता होगा हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से जात पात पूछ कर निर्दयी से हत्या कत्ल कर गया, उसको ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम मोदी जी ने किया है। अन्यथा आज तो लोग धरती पर कोई पैदा नहीं था। आज किसी का औकात क्षमता नहीं किसी देश का कि भारत से कोई नज़र मिला के बात कर ले। आज अगर नज़र मिला सकते हैं तो सिर्फ आदरणीय मोदी जी मिला सकते हैं, हमारी सरकार मिला सकती है। आज पूरे देश में भारत का डंका बज रहा है। ब्रह्मोस से लेके आकाशा से लेके तमाम, आज हम फाइटर से लेके एक एक कारतूस गोली सब कुछ हमारे पास बहुत मैं मजबूत हो चुका हूँ। अब आपसे कोई पंगा लेने वाले नहीं, विपक्ष है। विपक्ष के तो आप अच्छी चीज़ दोगे तब उनको तो बुरा बोलना हो तो बोलते रहेंगे, आपके पक्ष में थोड़ी बोलेंगे। उनका तो काम है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी आप देख रहे हो धरना प्रदर्शन ज़बरदस्ती का, जहाँ कोई मूल नहीं है। क्यों डर रहे हैं भाई? तो ऑपरेशन सिंदूर दौरान एक इतिहास रचे हैं लोग, बैकफुट पर आ गए हैं। पाकिस्तान के सारे लोग क्षमादान हो गए हैं। अब उसमें कहने के लिए तमाम लोग आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने से पहले अपने गिराबान झांके कि मैं उस समय क्या करता था। उत्तर प्रदेश से पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया जिसने बहुत चिंता बढ़ा दी। एक ऐसा शख्स जिसे विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी, बलरामपुर में बैठा था और धर्मांतरण का खेल खुलेआम चला रहा था बड़े पैमाने पर। छांगुर बाबा ये गिरफ्तार होता और फिर पता चलता है कि ये धर्मांतरण का खेल कितने बड़े पैमाने पर चलता है, कितना बड़ा इसका नेटवर्क है और कितने वर्षों से ये विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग लेकर लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मजबूर करता था। कभी लालच देता था, कभी धमकी देता था, कभी जबरदस्ती करता था। इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन हो रहा हो और इतनी देरी से जाकर ऐसे छांगुर बाबा जैसे लोग पकड़ में आए, आपको लगता है चिंता का विषय बहुत ज्यादा है? देखिए, जब पता चलेगा तभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगा। नक्शा-बोध करने में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसमें कोई अछूता नहीं रह जाएगा। धर्मांतरण हो, बाहर से पैसा मंगा रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिलने में जब कहीं कोई जानकारी नहीं रहती है, अब हो गई, अब कहीं कोई बता दे कहीं कुछ हो रहा है। उनका घर बुलडोजर चला कि नहीं चला, हालत खराब हो गई। तो ये सरकार है, जैसे जानेगी वैसे उनके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल चर्चा में है आजकल। एक पत्र लिखती हैं अखिलेश यादव को, कहती हैं अगर मेरी मौत हो जाए, मेरी हत्या हो जाए तो जिम्मेदार आप होंगे। क्या चल रहा है ये समाजवादी पार्टी में? देखिए, आप पीडीए का आपने बनाए हो कि हमारे दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं। अब उन्होंने, पूजा पाल जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी सही बात पर, क्योंकि उसके पति की हत्या हुआ था राजू पाल के। तो अतीक अहमद से लेके अशरफ से लेके मुख्तार तक तमाम लोग जैसे भी जो जैसा किया उसको, हमारे यहाँ सरेआम उमेश पाल की हत्या हुई थी, उन्हीं के रिलेशन में थे। राजू पाल की हत्या 2005 में सरेआम AK-47 से भुना गया था और सरकार भी नहीं थी और उनकी बाड़ी भी पूजा पाल को नहीं दिया गया था। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को आंसू पोंछने का काम किया है, ऐसे लोगों को जो सिंदूर उजाड़ के फिर उनके लिए
घर में मातम डालने के काम किया, तो योगी जी तो बधाई के पात्र हैं। तो आदरणीय जो पूजा पाल विधायक जी हैं, कोई गलत तारीफ नहीं, उनको सही तारीफ, उनको न्याय मिला इस सरकार में। अगर शायद ये सरकार न होती तो हो सकता वो भी ना होते। अखिलेश जी पूजा पाल तो भी ना पीडीए रहती। की बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो पीडीए के सच्चे नेता नहीं है तो बीजेपी के पास पीडीए के लिए क्या प्लान है, क्या करेगी बीजेपी? ये तो हम लोग जीता जागता उदाहरण है, दलित बैकवर्ड सब समाहित है, इसलिए पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी है जो आज काम कर रही है, जो न्याय दिला रही है गरीबों के पूरे तरीके से। जो जिस तरीके से हम लोग साथ अत्याचार अगर कोई करा तो उसको एक जवाब पत्थर से दिया जा रहा, तो सरकार तो गरीबों के साथ खड़ी है। नहीं तमाम पहले ही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रेहड़ी पटरी वालों को, ठेलिया वालों को, खुमचा वालों को, विक्रम वाले को, बस वालों को, फैक्ट्री वाले को, कोचिंग वाले के, मीडिया वालों के, थानेदारों को मारते पीटते रहते थे। आज आप बताइए किसके ऊपर कौन सा कोई किसी को कुछ कह दे रहा है? ये डर है बाबा जी से। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचे हैं। अब विकास के माने में भी कहीं कम नहीं हमारे यहाँ। हमारे सहायता समूह से लेके आंगनबाड़ियों से लेके तमाम महिलाएं जो कभी घर से नहीं निकलती थी आज बाहर निकल के दहाड़ रही हैं। आज तमाम आत्मनिर्भर भारत है, दलिया बना रही हैं, दलिया बना रही हैं, बिस्कुट बना रही हैं, नमकीन बना रही हैं, बाहर निकल रही, करोड़ों करोड़ों के काम कर रही हैं। और सरकार भी बगैर ब्याज के, बगैर गारंटी के हमारी सब पैसा दे रही है कि आप बिजनेस करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। ये आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत है, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत। बहुत खूब आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर खुलकर और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।